हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 परमाणु की संरचनाएं हमारा ये जो चल रहा है, इसमें ये नेक्स्ट वीडियो है जिस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको बता पाऊं। तो मैं बता देता हूं कि मैंने अब तक क्या आपको बताया है। मैंने अब तक इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया है कि डाल्टन का सिद्धांत दिया है, परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको अब तक बता दिया है चैप्टर मेरे जो है वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं अपरमाणविक कण की। तो आपको बता दूं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण नियम के स्थिर संगठन नियम तथा बहुगणितता अनुपात के नियम की सफलता से व्याख्या की जा सकती है। ये जो है सारे नियम, ये पार्ट 1 से है, इनके बारे में वो बात कर रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम के बारे में जो है वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। जैसे कि अगर आपने कांच को रगड़ा रेशम से, तो रेशम जो है विद्युत की उत्पत्ति होती है, जबकि वहां पर तो कोई भी हमने सोडियम, पोटेशियम कुछ भी ऐसा तो डाला नहीं कि जिसकी वजह से वहां पे जो है ऐसा हो। तो ये क्यों है? तो इसके ऊपर ये बात चल रही है कि रेशम को अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत की उत्पत्ति होती है। यद्यपि इन परमाणुओं में विद्युत चुंबकीय परिघटना को समझना संभव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे परमाणुओं की सहायता नहीं मिली, ये यहां तक आया बात। हमें पढ़ना यहां से 20वीं सदी में विभिन्न प्रकार के अनेक अपरमाणविक कणों की खोज हुई और वे अपरमाणविक कण कौन कौन से थे? दो कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। तो हमें ये चीज यहाँ पे पता लगी कि किस तरीके से दो अपरमाणविक कण की हमने खोज करी। ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी हमें जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने बहुत मुश्किल है। आपको जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की खोज के ऊपर, तो हमें ये पढ़ना है इंपॉर्टेंट। तो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, इन्होंने माइकल फैराडे की बात करी है, तो माइकल फैराडे ने एक विलयन लिया और उसमें विद्युत का प्रवाह करा। तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उनके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा रखी थी, एक एनोड लगा रखी थी, एक कैथोड लगा रखी थी। तो ये देखते हैं कि उनपे एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है जिनके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन तथा निक्षेपण हो जाता है। और जब ये सब प्रोसेस होता है तो ये देखने की भी बात आती है कि कुछ पदार्थ के कुछ अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ हैं वो विसर्जन से, निक्षेपण से कुछ एनोड पे चले जाते हैं और कुछ कैथोड पे चले जाते हैं। और इनके बारे में जो कणीय प्रकृति है, जो विद्युत की कणीय प्रकृति है, वो आपको कक्षा 12 में रसायन पढ़ाया जाएगा। सॉरी, फर्स्ट रसायन नहीं, विद्युत रसायन पढ़ाया जाएगा। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये होता है। तो ये परिणाम स्वरूप हम इसे पढ़ते हैं कि विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है और निक्षेपण से उसने कुछ नियम बताए, उन्हें हम पढ़ेंगे। विक्षेपण होता है, ये सारी की सारी चीज इंपॉर्टेंट। तो विद्युत की कणीय प्रकृति के बारे में पता चलता है। तो गैसों में विद्युत विसर्जन और अधिक आदि प्रयोगों के परिणाम से परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इन परिणामों की चर्चा करने से पहले आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में ये मूल नियम ध्यान रखना होगा कि आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, दूसरे को जो है एक दूसरे से हटते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी होगी। इसे हम नोट कर लेते हैं अच्छे तरीके से ये कौन कौन सी चीज है। तो आगे चलते हैं कि 19वीं शताब्दी के 6वें दशक में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता था, में विद्युत विसर्जन किया। कैथोड ये यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये कैथोड नलिका है। यहाँ पे उनकी बात कर रहा है कि उनके बारे में बताया गया। कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, सील किए हुए गए होते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। और ये भी, ये दोनों चीजें हमें अपनी कॉपी में लिखनी है। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च, यहाँ पे आते हैं, विभवों पर प्रेक्षित किया जा सकता है।
विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन नियंत्रित किया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की जाती है तो नलिकाओं में कणों की धारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत प्रवाह पे आरंभ हो जाता है। भाई इन्होंने ये जो नलिका बना रखी है, आप देख रहे हैं कि इसमें कैथोड है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एनोड है, इसमें उच्च ताप लगाया, उच्च वोल्ट लगाया। तो उन्होंने क्या कहा कि कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इसी में क्या कहते हैं, नलिका में कणों की धारा में आरंभ हो गया, ये चीज इन्होंने बताई। इनको कैथोड किरण तथा कैथोड किरण कण कहा गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्हें ये पता लगा कि कैथोड किरण कण कहा गया। कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह को अतिरिक्त जांच करने के लिए एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। स्फुरदीप पदार्थ क्या है कि अगर इस पे आपके जो ये कण जाके टकराएंगे तो वो चमकना शुरू हो जाएगा। जब ये किरणें एनोड के छिद्र में से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती है तो वहां एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। और यही काम आपके टीवी में भी होता है कि आपने बता दिया कि जिस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाएगा, कुछ भी कोई भी कण जाएगा और यहां टकराएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे चमकना शुरू हो जाएगा। और यही चीज वो यहां पे बता रहा है। तो क्या पता लगा इनसे, ये सारा जो प्रोसेस इन्होंने किया उनसे क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि कैथोड किरण कैथोड से आरंभ होकर एनोड की तरफ जाती है। तो ये चीज आपको पता लग गई कि कैथोड किरण कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर जाती है। ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार गैसों तथा निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। वैसे ही हमें कुछ दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन इनका व्यवहार है, उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि टेलीविजन चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दे पर स्फुरदीप्त एवं प्रदीप्त पदार्थों से लेपित होता है, पर चित्र प्रतिदीप्त होते हैं। यही चीज इन्होंने बताने की कोशिश करी है। आगे चलते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में जाती हैं। जो ऊपर कैथोड किरणें हैं उनकी बात कर रहे हैं कि कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये सीधी जाती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित किरणों के अपेक्षित व्यवहार करता है। तो अगर इनकी उपस्थित है तो ये जैसा व्यवहार कर रहा है ऋणावेशित किरणों का, ऐसा व्यवहार ये करती है। यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस तरीके से उन्हें क्या पता लगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्हें पता लग गया कि ये जो है सारे के सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे पता लग चुका है। आगे चलते हैं। कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उपस्थित गैस की प्रकृति पर कैथोड किरणें के लक्षण पर निर्भर करता है। तो ये चीज आप इग्नोर तब भी कर सकते हैं, पर आपको कहां तक पढ़ना था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें डिस्कवरी पता लगी। तो क्या हमें पढ़ना है, छोटी सी एक बार बता देता हूँ कि आप यहाँ पे देखेंगे ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पे उच्च वोल्ट लगाया इन्होंने, यहाँ कैथोड से कण निकलने शुरू हुए, यहाँ जाके टकराए और यहाँ पे चमकना शुरू हो गया, जिसके चमकने की वजह से हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे कुछ कण उपस्थित है। और उन कण की प्रकृति पढ़ने से हमें क्या पता लगा कि उन कण में कुछ ऋणावेशित कण है और उन्हीं ऋणावेशित होने के कारण हमने उन्हें क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर ये सारा का सारा है। तो आगे के बारे में अगली वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात ये आपको बताऊंगा, EM/y रेशियो जिसे बोलते हैं, EM अनुपात जिसे बोलते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बारे में ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हम आगे अपनी आने वाली वीडियो में हम उसे पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स मुझे सुनने के लिए। अगली वीडियो में आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी पढ़ेंगे। थैंक यू।